friends, myself Sunil Bharadwaj. I am the faculty of physics. Today I will discuss with you AC circuit with pure capacitor only. लास्ट सेशन के अंदर मैंने आपसे डिस्कस किया था कि AC सर्किट विद प्योर इंडक्टर ओनली, और उससे पहले मैंने डिस्कस किया था रेजिस्टेंस के साथ में, रजिस्टर के साथ में मैंने डिस्कस किया था। तो चलिए मैं अपनी वीडियो स्टार्ट करता हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे फिर कहता हूँ, आप अपने घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा देखें। तो वीडियो चलिए मैं अपने वीडियो में स्टार्ट करता हूँ। सबसे पहले प्योर कैपेसिटिव सर्किट बनाते हैं एसी का। तो प्योर कैपेसिटिव सर्किट बनाने से पहले मैंने आपको बताया, एक आपने क्या ले लिया, कैपेसिटर ले लिया, और उस कैपेसिटर को आपने एक एसी सोर्स से क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। इस तरीके से आपने इसको क्या कर दिया, कनेक्ट कर दिया। मान लेते हैं ये हमारा पॉजिटिव है, ये हमारा नेगेटिव है, और E इज इक्वल टू जो हमारे पास EMF है, E इज इक्वल टू E0 e की पावर j ओमेगा t हमने मान लिया है। ये हमारे पास में कैपेसिटर है C, और जब आपने देखा है हमारे पास में कि ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया, चलो प्लस को हम पॉजिटिव जो रहता है उसको रेड से कनेक्ट कर दिया, तो करंट की जो डायरेक्शन है वो I, इस तरीके से करंट हमारा क्या हो रहा है, फ्लो हो रहा है। ठीक है, तो ये आपने सबसे पहले इस तरीके से आपने एक कैपेसिटिव सर्किट बना लिया एसी का। तो आप इसके अंदर लिखोगे, लेट अस कंसीडर अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस, लेट अस कंसीडर अ कैपेसिटर of capacitance C is connected through a EMF of AC source E is equal to E0 e की पावर j ओमेगा t। तो हमारे पास में जो EMF है वो क्या लिया है, E is equal to क्या हो गया, E0 e की पावर j ओमेगा t। दिस इज द फर्स्ट। when I current flowing through a circuit, then capacitor start चार्जिंग। तो ये हमने आपने देख लिया। नाउ पोटेंशियल अक्रॉस C इज, तो हमारे पास में जो पोटेंशियल रहेगा वो Q ओवर में C रहता है। दिस इज द सेकंड। दोनों को आपने कंपेयर किया। नाउ comparing equation 1 and equation 2, जब कंपेयर करोगे तो Q ओवर में C इज इक्वल टू E0 e की पावर j ओमेगा t, और Q बराबर आपने निकाल लिया E0 C e की पावर j ओमेगा t। इस तरीके से आपने क्या निकाल लिया, फॉर्मेट निकाल लिया। दिस इज द इक्वेशन। हमने E को करंट के अंदर कन्वर्ट करना है, तो बाय द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, बाय द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या रहता है, I इज इक्वल टू dq ओवर में dt। इक्वेशन नंबर 4। तो I बराबर dq ओवर में
डी टी। जब आपने इसको देख लिया कि I बराबर डी क्यू ओवर में डी टी है, तो आपने क्या किया, I इज इक्वल टू, अब यहां से देखिए I इज इक्वल टू डी ओवर में डी टी, और Q की वैल्यू क्या है, E नॉट सी ई की पावर जे ओमेगा टी। दिस इज द E, दिस इज द Q। नाउ इसको डिफरेंशिएट करना है। I बराबर E नॉट सी इज कॉन्स्टेंट, ई की पावर जे ओमेगा टी इंटू में, फिर जे ओमेगा टी का करेंगे तो जे ओमेगा और टी का हो गया 1। तो हमारे पास में I इज इक्वल टू ई नॉट जे ओमेगा सी ई की पावर जे ओमेगा टी। ये हमारे पास में एक तरीके से क्या आ जाती है, नई वैल्यू आ जाती है कि हमारे पास में हमने जब इसको डिफरेंशिएट किया है तो हमारे पास में ये सिस्टम आ गया है। आपने देखा होगा इस तरीके से, और इस इक्वेशन को मैंने एक ब्रैकेट के अंदर बंद कर दिया क्योंकि यहां से आगे मैं आपको दिखाने वाला हूं। तो ये I इज इक्वल टू ई नॉट जे ई की पावर जे ओमेगा टी को सेम रख दिया, और इसको लिख दिया 1 ओवर में ओमेगा सी, क्योंकि 1 ओवर में ओमेगा सी करेंगे तो ओमेगा सी कहाँ, इधर मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा, मल्टीप्लिकेशन में आ जाएगा तो यही इक्वेशन बनेगी। तो ये हमारे पास में एक तरीके से एक फॉर्मेट है। जिस तरीके से कल मैंने आपको बताया था कि इस वाले फॉर्मेट को किस तरीके से लिख सकते हैं, जे की फॉर्मेट लिखते हैं, तो इस इक्वेशन को इस तरीके से लिख दिया है। मैं इधर लिख के दिखा देता हूं। तो ई नॉट ई की पावर जे ओमेगा टी प्लस क्या आ जाएगा, पाई बाई टू। पाई बाई टू मीन्स इसका मतलब ई की पावर ओमेगा टी मतलब पाई बाई टू, यस पाई बाई टू, और ओवर में क्या आ जाएगा, 1 ओवर में ओमेगा सी। तो ये न्यू इक्वेशन हमारे पास में आ जाती है। क्यों आप ये कहोगे कि हमारे पास में ये क्या चीज है, आपने कल देखा होगा कि हमारे पास में, भाई देखिए ये कॉस की फॉर्मेट ही होती है कि हमारे पास में ई की पावर क्या फॉर्मेट होता है, ई की पावर दिस रहती है ना, ई की पावर जे ओमेगा टी की बात होती है। तो जब आप इसको करोगे यही इक्वेशन आपकी निकल के आएगी, करके देख लेना जो भी सारी चीज है, ठीक है। तो ये जे जो है हमारे पास में ये कन्वर्ट होके ये आ जाता है। तो क्यों, क्योंकि अब देखिए इसकी पावर ई की पावर जे ओमेगा टी किस फॉर्मेट में था, मैं एक बार आपको लिख के बता देता हूं। जो फॉर्मूला था वो था ई की पावर जे ओमेगा टी। तो आपने इसको इस तरीके से लिखा था, कॉस ओमेगा टी प्लस जे साइन ओमेगा टी, इस फॉर्मेट में लिखा था। अगर इसी इक्वेशन को अगर आप लिखोगे तो कॉस ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू प्लस जे, और ऐसे आप इसको लिखोगे, तब आप इसको खोलोगे तो हमारे पास में यही इक्वेशन एक तरीके से निकल के आती है, ठीक है। तो ये तो एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला था जो आपने याद रखना है यूलर्स फॉर्म से। तो ये आपने एक निकाल लिया, तो मैं इसको रेड मार्कर के लिख देता हूं। तो आई की जो वैल्यू आई है वो आई है ई नॉट ई की पावर जे ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू अपॉन में 1 ओवर में ओमेगा सी। ये हमेशा याद रखना है, ठीक है। ये हमारे पास में, अब आपको पता चल गया होगा ई नॉट। अब मैं आगे बताता हूं कि ई नॉट ओवर में 1 ओवर में ओमेगा सी क्या चीज है, हमारे पास में मैक्सिमम वैल्यू है ई नॉट ओवर में ओमेगा सी। मैं लिखता हूं इसको, तो आपने क्या कम किया, तो आपने क्या किया, इसको इस इक्वेशन को देखा, आपने लिख दिया वेयर ई नॉट ओवर में 1 ओवर में ओमेगा सी इज इक्वल टू आई नॉट इज कॉल्ड मैक्सिमम
वैल्यू ऑफ AC, इसको मैक्सिमम वैल्यू कहेंगे, या फिर कह सकते हैं मैक्सिमम को लिख सकते हो पीक वैल्यू। ये हमने आपको देख लिया। अब जब ये पीक वैल्यू हो गई तो हमारे पास में ये इक्वेशन ऐसे आ जाती है, आई नॉट बराबर क्या है, ई नॉट ओवर में 1 ओवर में ओमेगा सी, और इसको लिख सकते हैं ई नॉट ओवर में आर। अब देखिए ये जो आर है अगर इस इक्वेशन से कंपेयर किया जाता है तो आर बराबर क्या होता है, 1 ओवर में ओमेगा सी हम कहते हैं, ठीक है। और ओमेगा सी वही रोल प्ले करेगा जिस तरीके से आर हमारा रोल प्ले करता है, इसका मतलब ये एक रेजिस्टेंस की तरह ही काम करेगा। तो अब मैंने आपको देखा कि ये इक्वेशन मैंने मान लिया, दिस इज द इक्वेशन नंबर 4 हो गया था, तो ये मैंने मान लेते हैं 5। अब आपने देखा, नाउ कंपेयरिंग इक्वेशन, नाउ कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 5। नाउ कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 5, तो इक्वेशन 1 और 5 को हम कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा, तो ये कहता है equation first and equation 5 shows that the current in a pure capacitive AC circuit leads the voltage by pi by 2। ये करता है वोल्टेज लीड्स द पाई बाई 2। तो अब आप जब इसका एक्सप्रेशन देखोगे तो बड़ा ही अच्छा एक्सप्रेशन इसका निकल के आता है कि जब आप इन दोनों का वेरिएशन देखोगे, वेरिएशन मैं आपको दिखा रहा हूं, जब आप इनका एक वेरिएशन देखोगे, वेरिएशन आपका किस किस का रहेगा, अगर मैं आपके वेरिएशन की मैं बात करता हूं, वोल्टेज का और किसका वेरिएशन रहेगा, अगर मैं दिखाता हूं आपको तो करंट का मैं वेरिएशन दिखाता हूं, ये ओमेगा टी हो गया इस तरीके से। लेकिन जब आप इसका वेरिएशन देखोगे तो ये आपका इस तरीके से ग्राफ आएगा, ये आपका करंट का क्या है, वेरिएशन है। ये किसका आएगा, ये करंट का वेरिएशन है। तो आप जब इसके अंदर देखोगे, ये चीज आपने नोट किया है, इस चीज को, दिस इज द, ये हमारे पास में ओरिजिन, ये ई और आई है, करंट या कह दीजिए वोल्टेज और करंट। इस तरीके से जब आप वेरिएशन देखोगे तो ये पहली वाली जो इक्वेशन आएगी ये हमारे पास में आएगी E इज इक्वल टू ई नॉट ई की पावर जे ओमेगा टी। ये हमारा फॉर्मेट रहेगा, E इज इक्वल टू ई की पावर जे नॉट जे ओमेगा टी, 0 ये हमारे पास में पाई और ये हमारे पास में 2 पाई। अगर मैं बात करता हूं इसकी, ये आ जाएगी, ये वाला पॉइंट जो है ये आएगा पाई बाई 2 और ये आएगा 3 पाई बाई 2। तो इस तरीके से हमारे पास में ये आएगी। और तो ई आई बराबर, ये जो इक्वेशन है आई बराबर आई नॉट ई की पावर जे ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2, ये इस इक्वेशन का रोल है। आपने देखा होगा ये इस तरीके से है। इसी चीज को अगर मैं इमेजिनरी एक्सिस पे अगर इनको ड्रॉ करता हूं तो इमेजिनरी एक्सिस पे इसको ड्रॉ करने का मतलब हो गया इस तरीके से, ये हमारे पास में ई नॉट रहेगी
और ये वाली जो एक्सिस है ये हमारे पास में क्या रहेगी, आई नॉट रहेगी। ये रियल पार्ट है, रियल एक्सिस, और ये है हमारे पास में इमेजिनरी एक्सिस। ठीक है, और इनके बीच में जो ये लग रहा है ये क्या रहेगा, ओमेगा टी रहेगा। लेकिन इन दोनों के बीच में जो लगने वाला एंगल है, ये इन दोनों के बीच में लगने वाला एंगल है, ये रहेगा π/2। क्या रहेगा, π/2 का केस रहेगा। और इस एक्सिस को मैंने क्या नाम दिया है, E नॉट, और इसको क्या नाम दिया है, I नॉट। तो ये हमारे पास में रियल और इमेजिनरी एक्सिस का हमारा ग्राफ बनेगा इसके केस में अगर हम बनाते हैं। अब मैं बात करता हूं यहीं पे कि अब मुझे इसके बारे में बताना है कि क्या हमारे पास में इक्वेशन है। तो आप देखिएगा बेटा कि इसी के अंदर देखिएगा, मैंने आपको बताया कि द टर्म 1 में ओमेगा सी इज कॉल्ड कैपेसिटिव रिएक्टेंस। इसको XC से डिनोट करते हैं। तो XC इज इक्वल टू 1 में ओमेगा सी, ये एक रिलेशन है, ये हमेशा याद रखना। वेयर ओमेगा इज इक्वल टू 2 न्यू, तो XC इज इक्वल टू 1 में 2 न्यू सी। ये इक्वेशन आप हमेशा याद रखना। ठीक है, उससे पहले अगर मैं बात करता हूं फॉर अ डायरेक्ट करंट, फॉर अ DC, अगर मैं DC के केस की मैं बात करता हूं तो फ्रीक्वेंसी 0 इन केस DC। तो XC जो है हमारे पास में 1 में 2 इंटू में 0 इंटू में C, तो ये आ जाएगा 1 में 0, और 1 में 0 क्या होता है, इंफिनिटी रहती है। इन केस ऑफ DC द फ्रीक्वेंसी 0 देन द कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज इनफाइनाइट। तो यहां पे लिख सकते हो आप कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज इनफाइनाइट इन केस ऑफ DC। तो ब्रैकेट में लिख देना न्यू इज इक्वल टू क्या है हमारे पास में 0। तो ये केस तो हमारा इस केस का आ गया। और AC के केस में हमारे पास में ये इस तरीके से रहेगी, क्योंकि AC में हमारी फ्रीक्वेंसी की वैल्यू ये ही रहती है। अगर मैं बात करता हूं, उससे पहले मैं बात बताता हूं व्हाट इज द कैपेसिटर। कैपेसिटर इज अ एनर्जी स्टोरिंग डिवाइस which blocks the DC component only pass the AC component, passing through the AC component। मैंने बता दिया क्या होता है। कैपेसिटर इज अ डिवाइस which is store energy which blocks the DC component and only pass the AC components। तो ये आप लिख लेना। तो इसके बाद में अगर मैं यहां पे देखता हूं, अगर मैं यहां की बात करता हूं, कैपेसिटर जो है हमारे पास में, कैपेसिटेंस हमारे पास में क्या रहेगा, कांस्टेंट रहता है। तो क्या हमारे पास में आता है, तो इसका ग्राफ देखिए, पहला पॉइंट मैं नोट कर रहा हूं। यहां से भी आप देख सकते हो कि जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द फ्रीक्वेंसी। तो यहां से देखिए ये कहता है क्लियरली XC इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्या है, फ्रीक्वेंसी। इसका मतलब न्यू है। तो इट मीन्स दैट इफ द फ्रीक्वेंसी इज इंक्रीज देन द कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज डिक्रीज। इसका मतलब क्या हो गया, इफ द फ्रीक्वेंसी goes on increasing, then the XC is decreased।
डिक्रीज। तो आपने इसका ग्राफ जब बनाओगे बेटा, आपने देखा इफ सी इज कांस्टेंट तो हमारे पास में इस तरीके से ग्राफ आ रहा है। क्या रहा है? इसका ग्राफ आ रहा है। कब है? C इक्वल टू कांस्टेंट। ये कांस्टेंट है तो ये क्या चीज है? फ्रीक्वेंसी है न्यू, इसको हर्ट्ज में ले रखा है। और ये क्या चीज है? कैपेसिटिव रिएक्टेंस है। ये चीज ये ओम में होता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, क्योंकि रेजिस्टेंस है, इसकी ऐसा यूनिट क्या रहेगी इस केस में। अगर मैं बात करता हूं अगला केस मैं अगर इसी के साथ में डिस्कस करता हूं कि आपने देखा अगर मैंने यहां C कांस्टेंट लिया है, इसका मतलब अगर मैं यहां की बात कर देता हूं ओमेगा कांस्टेंट मैं ले लेता हूं, क्या ले लेता हूं? ओमेगा कांस्टेंट ले लेता हूं, तो भी ये क्या रहता है? डिक्रीज रहता है। क्या रहता है? डिक्रीज रहता है। तो ओमेगा इज इक्वल टू कांस्टेंट, तो XC की वैल्यू जो है और यहां पे क्या रहेगा? C वेरी करेगा, तो ये भी क्या रहेगा? डिक्रीज रहेगा। क्या रहेगा? डिक्रीज। तो 1 में ओमेगा C किसके बराबर थी? R, और R क्या चीज है? रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस है। सो SI यूनिट ऑफ XC इज ओम। क्या चीज है? ओम रहेगा। क्या रहेगा? ये ओम रहेगा। ये सारी चीज आपने इस तरीके से इसको आपने देख लिया है। अगर मैं बात करता हूं ससेप्टेंस की, इसका मतलब है इनवर्स। किसकी मैं बात करता हूं? इनवर्स ऑफ कैपेसिटिव रिएक्टेंस इज कॉल्ड ससेप्टेंस। तो ससेप्टेंस किसके बराबर रहेगा? ससेप्टेंस बराबर रहेगा XC के। तो 1 में XC क्या चीज है? 1 में ओमेगा C, और ये रहेगा ओमेगा C। तो ससेप्टेंस किसके रहेगा? ओमेगा C के बराबर रहेगा, और इसकी यूनिट क्या रहेगी? ओम इनवर्स आएगी। इसमें इसके ब्रैकेट में लिख देता हूं ओम इनवर्स, ये इसकी यूनिट है। तो आपने आज के इस वीडियो के अंदर मैंने आपको इस तरीके से आपको बता दिया है कि किस तरीके से हमारे पास में क्या रहेगा। मैंने फिर बताया था कि जो फ्रीक्वेंसी होती है वो AC के केस में होती है, और एक कैपेसिटर जो होता है वो ब्लॉक कर देता है DC कंपोनेंट्स को। इसका मतलब DC कंपोनेंट्स की जो फ्रीक्वेंसी है वो 0 हो गई, इसलिए इनफाइनाइट हो जाता, केवल AC कंपोनेंट्स को ही ये पास होने देता है। इन चीजों पर आप ज्यादा फोकस करना, क्योंकि इनसे ही आपके न्यूमेरिकल प्रॉब्लम बनती है, और इन्हीं न्यूमेरिकलों से आपको वो पूछ सकता है। ये दोनों ग्राफ भी आपसे पूछ सकता है, इन दोनों का रिलेशन भी आपको पता होना चाहिए। ये है द ग्राफ वर्सेस कैपेसिटिव रिएक्टेंस टू द फ्रीक्वेंसी, और कैपेसिटिव रिएक्टेंस टू द कैपेसिटर। ठीक है, तो कैपेसिटेंस, ये कैपेसिटिव रिएक्टेंस है वर्सेस टू द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। तो दोनों में क्या चीज है? एक्सपोनेंशियली क्या चीज आ रहा है? एक्सपोनेंशियली क्या चीज आ रहा है? डिक्रीज आ रहा है। कि देखिए इस बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट देखिए कि कोई वैल्यू इस फ्रीक्वेंसी पे यहां थी, टॉप पे थी, टॉप पे थोड़े से चेंज होने पे फ्रीक्वेंसी इस तरीके से ये क्या हुआ है? डिक्रीज हुआ है। इन पॉइंटों को जब आप देखते हो कि कौन कौन से पॉइंट हैं, और फिर देखिए फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होने से कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक पॉइंट पर आके क्या हो जाता है? कांस्टेंट हो जाता है, नॉट इक्वल टू 0 विच इज कांस्टेंट, कांस्टेंट आ जाता है। ऐसे ये क्या चीज है? डिक्रीज हो रहा है। तो ये सारी चीज आपने बड़े अच्छे से देखी है। अगर आपको यहाँ तक कोई भी कंसेप्ट समझ में नहीं आता है तो आप हमें प्लीज कमेंट में जरूर बताएं कि आपको क्या समझ में नहीं आया है। तो ये चीज आपने देखी कि किस तरीके से आपने क्या काम किया। इन इफेक्टों पे ध्यान देना। वो प्रॉब्लम में ये भी पूछ सकता है फॉर DC कंपोनेंट के लिए कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या रहेगा? DC की जो फ्रीक्वेंसी है ऑलवेज 0 रहती है, बट AC के केस में फ्रीक्वेंसी 60 भी हो सकती है, 50 भी हो सकती है, 40 भी हो सकती है। वो देने वाले के ऊपर है कि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में क्या देता है। ठीक है, इस तरीके से आपको देखना है। यस, इसके अंदर मैं थोड़ा सा और पार्ट बताने वाला हूँ, पावर डिसिपेटेड इन AC सर्किट।
पावर की मैं बात और कर देता हूँ, बस 2 मिनट का कंसेप्ट होगा। पावर की देखिए, पावर आपने फॉर्मूला पढ़ा है। पावर क्या चीज होती है? द रेट ऑफ डूइंग वर्क होती है। क्या होती है? द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर। ठीक है, जनरली देखिए पावर की मैं बात करता हूं, मैं आता हूं पहले पावर का कंसेप्ट समझा देता हूं। पावर क्या होती है? रेट ऑफ डूइंग वर्क, रेट ऑफ डूइंग वर्क, इसको कहते हैं पावर। पावर होती है dw ओवर में dt। आपको पता चल गया होगा ये। अगर मैं पावर की वर्क की बात करता हूं, वर्क डन की अगर मैं बात कर रहा हूं तो इसको करते हैं dw, और ये होता है फोर्स इनटू में डिस्टेंस। आपको सबको पता होगा, तो पावर क्या बन जाएगी? F इंटू में ds अपॉन में dt। आपने इसको कर दिया F इंटू में ds ओवर में dt, और आपने लिख दिया F इंटू में v। ये हमारे पास में होगी पावर बराबर क्या हो गया? F इंटू में v। v क्यों है? वेलोसिटी है, ds ओवर में dt, तो पावर हमारे पास में F इंटू v हमारे पास में आ जाती है। लेकिन यहां पर जो पावर रहती है AC के केस में, जो पावर रहती है वो रहती है पावर इन AC। क्या चीज है? पावर इन AC सर्किट। तो पावर रहती है हमारी V इंटू में I। V इंटू में I क्या चीज है? पोटेंशियल इंटू में करंट। तो अगर मैं बात करता हूं एवरेज पावर की, एवरेज पावर की मैं बात करता हूं, तो हमारे पास में जो एवरेज पावर आएगी वो आएगी E इफेक्टिव I इफेक्टिव कॉस ऑफ फाई। ये एवरेज पावर का फॉर्मूला है, जैसा कि आपने 12th के अंदर देखा है। एक पावर वाला कंसेप्ट पढ़ा होगा, तो वो आपने वहां से अच्छी तरीके से किया है। और फाई इज इक्वल टू, अगर आप रखना चाहते हो, वेयर फाई इज इक्वल टू 90। तो ये सारी चीज कह दिया, देख लेना आपकी क्या चीज हमारे पास में है। अगर मैं बात करता हूं इस केस में के अंदर, तो cos 90 इज 0। तो पावर, एवरेज पावर क्या रहेगी? ये लगेगी द पावर डिसिपेटेड इन अ प्योर, द पावर dissipated in a pure capacitive circuit is 0। क्या रहेगी? 0 रहेगी। तो इस केस में फाई इज इक्वल टू 0, क्योंकि फेज क्या रहता है? 90 का रहता है। ठीक है, आपने देख रहे हो 90 π/2 बन रहा है दोनों के बीच में, वोल्टेज वर्सेस करंट के बीच में। तो हमारे पास में पावर क्या रहेगी? 0 रहेगी। और इसको मतलब क्या चीज है? इसको हम कहते हैं AC फ्लोइंग थ्रू अ प्योर कैपेसिटिव। नोट के अंदर लिखना है AC फ्लोइंग थ्रू अ प्योर कैपेसिटिव सर्किट is called वोल्टलेस और आइडियल करंट। वोल्टलेस और आइडियल करंट, ये चीज भी आपको याद रखनी है। ठीक है, द AC फ्लोइंग थ्रू अ प्योर कैपेसिटिव सर्किट इज कॉल्ड वोल्टलेस और आइडियल करंट। ठीक है, तो ये आइडियल करंट के बारे में मैंने बता दिया। पूछी जा सकती है, एक नंबर में अगर क्वेश्चन आ जाते हैं, व्हाट इज द आइडियल करंट, वो पूछा जा सकता है कि व्हाट इज द एवरेज पावर इन AC सर्किट। तो एवरेज पावर इन AC सर्किट क्या रहती है? 0 रहती है। चलिए मैं अपने टॉपिक को यहीं पे फिनिश करता हूं। देख लीजिए, अगर आपको कोई आर्टिकल आपको समझ में आया है या नहीं आया, तो आप एक बार देख लीजिए। पावर का केस भी मैंने थोड़ा इसके अंदर बता दिया है। चलिए, थैंक यू, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर।